नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान में प्रथम सत्र प्रकरण नंबर 3 नागरिकता की चर्चा करूंगी। तो बच्चों, रविवार का दिन था। छुट्टी होने की वजह से पौत्री रिजल और उसके परिवार वाले घर की सफाई में एक दूसरे की मदद कर रहे थे, जैसे कि आप लोग भी घर पे करते होंगे अपने परिवार की मदद। ठीक है ना। आप भी अपने परिवार के सदस्यों की किसी न किसी काम में मदद तो करते ही होंगे। चाय पीने के बाद दादाजी ने रिजल को अपने पास बुलाकर कहा, हमारे संपर्क में आने वाली पहली सामाजिक संस्था हमारा परिवार ही है। समाज के बारे में पहला ज्ञान हमें परिवार से मिलता है। परिवार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए परिवार को संस्कार सिंचन और व्यक्तित्व रचना के लिए श्रेष्ठ विद्यालय माना जाता है। बच्चों, तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य जब समाज में आता है तो सबसे पहले जो है वो कौन सी सामाजिक संस्था में आता है, तो परिवार में आता है। परिवार में ही उसका जन्म होता है, परिवार में ही उसका लालन पालन होता है, परिवार से ही उसे ज्ञान मिलता है और उसके अंदर संस्कारों का और व्यक्तित्व का सिंचन होता है। इसलिए जो है परिवार को जो है वो श्रेष्ठ विद्यालय माना जाता है। कुटुंब समाज की सबसे छोटी इकाई है। परिवार से एक बात समझी जा सकती है कि मनुष्य एक दूसरे पर कितना निर्भर होता है। परिवार के हर सदस्य को एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है। समाज सहकार की भावना पर आधारित है और उसकी शुरुआत जो है वो परिवार से ही होती है। परिवार के सदस्यों के विचार तथा आदतों की असर एक दूसरे पर परस्पर होती है। परिवार से हमें संस्कार मिलते हैं। कौन सी बात योग्य है या अयोग्य है, इस बारे में निर्णय लेने में परिवार की विचारधारा का बहुत बड़ा हाथ होता है। परिवार और विद्यालय ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों को जीवन जीने तथा उसे ज़्यादा सुंदर बनाने में मददरूप होती हैं। बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार के लोग उसका लालन पालन करते हैं। धीरे धीरे बच्चा पड़ोसियों से संबंध स्थापित करता है। उसके बाद बच्चा विद्यालय जाने की शुरुआत करता है। बच्चे बड़े होकर लोगों के व्यवहार का अवलोकन करते हैं और उसका अनुकरण भी करते हैं। जब तक व्यक्ति कई सामाजिक संस्थाओं के संपर्क में आता है, यह संस्थाएं मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण में मददरूप होती है। यदि परिवार द्वारा बालक को स्वतंत्र सिंचन करने के लिए तथा स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तो वह एक अच्छा नागरिक बन सकता है। बड़े होने के बाद वह सामाजिक और राजनीतिक जीवन में स्वतंत्र रूप से विचार करना पसंद करता है और वही कार्य करता है जो उचित हो। तो बच्चों, ये सब का ज्ञान उसको कहाँ से मिलता है, तो बच्चों परिवार और स्कूल में से। ठीक है ना। अब विचार कीजिए, जैसे कि आप अपने घर के किन किन कामों में सहायक होते हैं, किस लिए। तो आपको पता है बच्चों कि आप जो है जब भी अपने घर में छुट्टियों के दिन में अपने माता पिता, बड़े भाई बहन सबके कामों में आप सहायक होते हैं। ठीक है ना। परिवार के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, परिवार का आपके प्रति क्या कर्तव्य है। तो परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होगा, तो बच्चों एक दूसरे से परस्पर सहकार की भावना रखना, मदद करना। ठीक है, ये सब हमारा कर्तव्य है। यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे की मदद ना करे तो आपके मन में जो है इस तरह का प्रश्न होगा कि यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे से मदद नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो बच्चों वो परिवार जो है वो टूट जाता है। सहकार की भावना जो होती है वो विखंडित होती है। अपने परिवार से कौन से गुण सीखे हैं, तो अपने परिवार से हमें कौन कौन से गुण सीखने को मिलते हैं, तो हमारे अंदर जो है वो व्यक्तित्व और संस्कार का सिंचन होता है। रिजल ने पूछा, दादाजी प्रत्येक व्यक्ति को क्या मात्र अपने परिवार के प्रति ही कर्तव्य निभाने होते हैं। फिर रिजल के मन में सवाल हुआ तो उसने दादाजी से पूछा, क्या प्रत्येक व्यक्ति को मात्र अपने परिवार के प्रति ही कर्तव्य निभाना होता है। तो दादाजी ने कहा, ऐसा नहीं है। तुम्हारा जन्म इस परिवार में हुआ है,
इसलिए तुम इस परिवार के सदस्य हुए। तुम्हारे पालन पोषण और सुरक्षा का कर्तव्य तुम्हारे माता पिता का है। उसी तरह तुम्हारा पहला कर्तव्य क्या है? अपने पारिवारिक नियमों रीति रिवाजों का पालन करना तथा बड़ों का आदर करना है। परिवार के उपरांत तुम्हारा कर्तव्य विद्यालय के विद्यार्थी के रूप में भी है। तुम्हें विद्यालय के नियमों का पालन भी करना पड़ता है। सभी विद्यार्थियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना पड़ता है। इसी तरह वह व्यक्ति जिसका भारत में जन्म हुआ है, नागरिक होने के नाते अपने गांव, शहर, तहसील, जिला, राज्य, देश और विश्व के प्रति उसे अपना कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। नीचे दिए गए कोष्ठक में दी गई संस्था का सदस्य होने के नाते आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, उसकी सूची बनाइए। तो बच्चों, इधर आप 3.1 में देख सकते हैं विविध संस्थाओं के साथ संबंध। तो देखो, परिवार है, गांव है, तहसील है, जिला है, राज्य है, देश है, विश्व है। इस तरह मानव का ये जो संस्थाएं हैं सबके साथ संबंध होता है। अब यहाँ पर जो कोष्ठक में दिया है इसमें 3-4 संस्थाएं दी गई हैं। तो आप उसके सदस्य होने के नाते क्या नहीं करेंगे और क्या करेंगे उसके बारे में आपको इस कोष्ठक में लिखना है। तो मैं एक बता देती हूँ, बाकी दो जो है विद्यालय और गांव, वो आप अपने घर से भर लेना। तो परिवार जैसे हुआ, तो परिवार सदस्य के नाते आप क्या करेंगे? तो परिवार के प्रत्येक सदस्य की हम मदद करेंगे, अपने से बड़े का आदर करेंगे। और क्या नहीं करेंगे? तो परिवार के जो नीति नियम रीति रिवाज है उनको हम तोड़ेंगे नहीं और बड़ों का अनादर नहीं करेंगे। ठीक है ना? इस तरह आपको विद्यालय और गांव का लिखना है। दादाजी की बात सुनने के बाद रिजल अपनी माता के साथ सफाई काम में मदद करने के लिए जुट गई। उसे एक पहचान पत्र मिला। उसने अपनी माता से पूछा, यह क्या है? माता ने कहा, यह तुम्हारे पिताजी का मतदाता पहचान पत्र है। उसमें तुम्हें उनका फोटो देखने को मिलेगा तथा उसके बारे में विशेष जानकारी भी मिलेगी। मतदाता पहचान पत्र से पता चलता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मतदान करने के लिए पहचान पत्र का होना बहुत आवश्यक है। भारतीय नागरिक 18 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात भारत में मतदान करने का अधिकार प्राप्त करता है। नागरिकता के लिए यह पहचान पत्र एक आधारभूत दस्तावेज है। तो बच्चों, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये किसका है? तो मतदाता पहचान पत्र का, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें आई हुई हैं? तो जैसे मतदाता का नाम, उनके पिता का नाम, और फिर बाद में जाति, वो स्त्री है कि पुरुष, फिर जन्म तारीख, और पीछे के भाग में देखोगे बच्चों तो वहाँ पर जो है मतदाता का जो है उनका एड्रेस यानी पता लिखा होता है। ठीक है ना? उसके बाद आइए प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। तो नीचे दिए गए प्रश्नों की चर्चा कीजिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। तो पहचान पत्र में किन किन बातों का समावेश होता है अवलोकन करिए और यह पहचान पत्र किस काम आता है यह भी लिखिए। तो जैसा कि मैंने बच्चों आप लोगों को बताया कि पहचान पत्र में मतदाता का नाम, उसके पिता का नाम, जाति तथा जन्म तारीख और आपका पता, इतनी चीज़ें जो है मतदाता कार्ड में दर्शाई हुई होती हैं और यह पहचान पत्र हमें मतदान करते समय काम आता है। आपको मतदाता पहचान पत्र कब मिलेगा? तो बच्चों, जैसा हम जानते हैं कि 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद हमें मतदाता पहचान पत्र मिलेगा। फोटो के साथ आपकी पहचान हो ऐसे दूसरे कौन कौन से पहचान पत्र है? तो बच्चों, आपको पता है वर्तमान समय में फ़ोटो के साथ पहचान हो ऐसा क्या है? तो आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तुम्हारे स्कूल का जो आई कार्ड है इत्यादि पहचान पत्र हैं। विद्यालय के पहचान पत्र में आपकी किन किन बातों का समावेश होता है? तो बच्चों, आपके विद्यालय का जो है पहचान पत्र जिसको आई कार्ड कहते हैं उसको आपने देखा होगा। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों का समावेश होता है? तो उसमें आपका नाम होता है, आपका जीआर होता है, जीआर नंबर होता है,
फिर उसमें आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं वो होता है, आपकी जन्म तारीख होती है, आपके घर का पता होता है और आपके पापा या मम्मी का जो नंबर है, फ़ोन नंबर, वो उसमें दर्शाया होता है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है वो क्या कि आप किस स्कूल में पढ़ते हो, ये वस्तु वहाँ दर्शाई होती है। तो उसके बाद का प्रश्न है कि किसी भी सहकारी कचहरी में आपके नाम का नामांकन कहाँ कहाँ किया जाता है और कब। तो बच्चों, किसी भी सहकारी कचहरी में आपके नाम का जो नामांकन कहाँ किया जाएगा, तो राशन कार्ड में किया जाएगा। उसके बाद जो है मतदाता पहचान पत्र में किया जाएगा, लेकिन उसकी समय मर्यादा होती है कि आप 18 वर्ष पूर्ण करते हैं तब आपका नाम जो है वो मतदाता पहचान पत्र में लिखा जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस हुआ उसमें भी लिखा जाता है, लेकिन वो भी 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद। आपके घर के सदस्यों के नाम का नामांकन करने के लिए आपके घर कौन आता है, वह किसकी सूची बनाता है। तो बच्चों, हमारे घर पे सदस्यों के नाम के नामांकन करने के लिए जो आशा बहन होती हैं, ठीक है ना, वो आती हैं। वह किसकी सूची बनाता है, तो वो हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं, ठीक है, क्या व्यवसाय करते हैं, कितने पढ़ते हैं, कितने नहीं पढ़ते हैं, ये सब की सूची बनाकर वो जो है वो सहकारी कचहरी में उसको जमा कराता है, ठीक है ना। परिवार के सभी सदस्यों का नाम किस कार्ड में होते हैं, वह कार्ड किस नाम से जाना जाता है। तो परिवार के सभी सदस्यों का नाम बच्चों राशन कार्ड में होता है। जब सरकार द्वारा नामांकन किया जा रहा हो तब आप क्या करेंगे, किस लिए। तो बच्चों, जब सरकार द्वारा नामांकन कभी भी किया जा रहा हो तो हम अपने विषय में और अपने परिवार के विषय में बिल्कुल सही माहिती देंगे, ठीक है ना। विद्यालय में आपका नामांकन किस रजिस्टर में लिखा जाता है, उसमें कौन सी अन्य बातें लिखी जाती हैं। तो बच्चों, विद्यालय में जो हमारा नामांकन होता है वो किस रजिस्टर में होता है, तो उसे हम जनरल रजिस्टर बोलते हैं। उसमें विद्यार्थी का जो है वो नामांकन किया जाता है और उसमें कौन कौन सी बातें हो लिखी जाती हैं, तो उसमें विद्यार्थी का पूरा नाम, विद्यार्थी का पूरा पता, फिर विद्यार्थी का जन्म कहाँ हुआ है वो चीज़, और विद्यार्थी ने कब से जो है विद्यालय में प्रवेश लिया है, इत्यादि बातें उसमें लिखी जाती हैं। किन बातों का समावेश सरकारी कचहरी में करवाना आवश्यक है और किस लिए। तो बच्चों, हमें हमारे विषय में जितनी भी बातें होती हैं या हमारे परिवार के सदस्य के विषय में जितनी भी माहिती होती है वो सबको हमें सही जो है वो सहकारी कचहरी में करवाना आवश्यक होता है। मतदाता पहचान पत्र देखने के बाद नागरिक और नागरिकता के बारे में जानने के रिजल्ट की उत्सुकता बढ़ गई। उसने दादाजी से इस बारे में पूछा। दादाजी ने इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि लोकशाही में नागरिक शब्द का प्रयोग बार बार होता है। इस शब्द का उपयोग राजनीति के प्रत्येक स्तर पर बने कानून में, संविधान में और राजनीति के साथ जुड़े हुए नेताओं के भाषण में होता है। परंतु तुम्हें लग रहा होगा कि आखिर नागरिक कौन है। तो बच्चों, नागरिक कौन है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो किसी भी गांव, शहर या नगर में रहने वाले व्यक्ति को नागरिक कहते हैं, परंतु यह बहुत मर्यादित अर्थ है। तो इसका विस्तृत अर्थ क्या होगा, तो सामान्यतः नागरिक उसे कहते हैं जो किसी देश में रहता हो, जो देश की तरफ से मिलने वाले सभी राजकीय और सामाजिक अधिकार का उपयोग करता हो और देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाता हो। भारत का नागरिक सामान्यतः भारत में रहता है, वह भारत के प्रति ममत्व रखता है, वह ऐसा ही व्यवहार करता है कि जिससे देश का गौरव बढ़े। अन्य नागरिक से मिलकर वह सहयोग और सेवा भावना से व्यवहार करता है। इसके बदले में वह नागरिक देश की तरफ से मिलने वाले अधिकारों का उपभोग करता है। यदि कोई नागरिक विदेश में हो तो वहाँ पर भी उसका जान माल की सुरक्षा का ध्यान भारत सरकार रखती है। एक आदर्श नागरिक कोई ऐसा काम नहीं करता है जिससे देश को
हानि हो। तो बच्चों ये क्या हुआ, तो नागरिक का अर्थ हुआ। ठीक है, अब हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, भारत में रहने वाले सभी लोग भारतीय नागरिक नहीं हैं। उनमें से अधिकांश भारत के नागरिक हैं और बाकी थोड़े परदेशी हैं। भिन्न भिन्न देशों के लोग भारत में आते जाते रहते हैं। उनमें से कई लोग भारत में कुछ समय रहते भी हैं, परंतु वे स्थायी रूप से निवास नहीं करते। मतदान करना, राजनीति में हिस्सा लेना, सरकारी पद हासिल करना जैसे अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए वे भारत के नागरिक नहीं कहलाते हैं। वे तो अपने देश के ही नागरिक कहलाते हैं। कौन? तो जैसे जर्मनी, अमेरिका, रूस, जापान आदि देशों के लोग हमारे देश में अध्ययन, पर्यटन तथा व्यापार और औद्योगिक संस्थाओं में काम करने के लिए आते हैं। कुछ देशों के प्रतिनिधि, जिसे राजदूत भी कहते हैं, भी हमारे देश में आते जाते रहते हैं। वे भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। तो आप भारत के नागरिक किसे कहेंगे, तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो बच्चों, किसी भी राज्य में रहना, राज्य के प्रति वफादार रहना, राज्य द्वारा मिलने वाले अधिकारों का उपभोग करना और राज्य के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना, उसे नागरिकता कहेंगे। और जो ये सब कर्तव्य को निभाता है, उसे ही हम भारत का या उस राज्य का नागरिक कहेंगे। राज्य के संविधान ने नागरिक के लिए कुछ निश्चित नीति नियम तय किए गए हैं, जिनके आधार पर व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करता है अथवा खो देता है। तो संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को केवल एक भारतीय संघ की ही नागरिकता प्राप्त होती है, मतलब कि एक देश की ही नागरिकता मिलेगी। नागरिक गुजरात का हो कि महाराष्ट्र का हो, चाहे राजस्थान का हो, उसे राज्य और भारतीय संघ दोनों की नहीं, बल्कि सिर्फ भारत सरकार की ही नागरिकता प्राप्त होगी। जैसे कि परदेशी हमारे देश भारत में आकर बसते हैं, क्या आप उन्हें भारत का नागरिक कह सकते हैं? तो बच्चों, यदि कोई परदेशी आकर 5 साल से अधिक भारत में लगातार रहता हो और भारत के नीति नियमों का, जो कानून है, उसका पालन करता हो, तो उसे भारत के नागरिक कह सकते हैं। देश में रहने वाला परदेशी देश के नागरिक से किस तरह भिन्न है? बच्चों, जो देश का नागरिक जो होता है, वो क्या हो, देश में रहने वाला जो देश में रहने वाला परदेशी होता है, वो किसी भी जो देश है उसके बनाए कानून का पालन तो करता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही यहाँ रहता है। जैसे कि कोई देश विदेश से कोई व्यक्ति आया, पर्यटन तथा व्यापार तथा औद्योगिक काम करने के लिए आते हैं, तो ये से लोग जो आते हैं, तो वो कुछ समय के लिए आते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं। इसके लिए ये नागरिक जो है वो सबसे भिन्न होते हैं। नागरिकता किसे कहते हैं, इसका अर्थ मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो बच्चों, भारत की नागरिकता पाने का तरीका। तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 2 तरीके हैं। अधिकांश लोग जन्म से ही नागरिकता प्राप्त करते हैं, तो कुछ कानून की मदद से नागरिकता प्राप्त करते हैं। जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, वह अपने आप ही भारत की नागरिकता पा जाता है। माता पिता का जन्म भारत में हो और उसके बच्चों का जन्म विदेश में हुआ हो, तो भी बच्चे को भारत की नागरिकता पाने का अधिकार है। एक उदाहरण ले, जैसे कि भारत के श्री शेख और उनकी पत्नी अमेरिका में रहते हैं। उनके यहाँ नदीम का जन्म हुआ। उन्होंने उसके जन्म का पंजीकरण भारत में करवाया। इस तरह नदीम को अमेरिका तथा भारत दोनों देशों की नागरिकता प्राप्त हुई। परंतु जब नदीम बड़ा हो जाएगा तो उसे किसी एक देश की ही नागरिकता मिल सकती है। इस तरह उसे किसी भी एक देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। तो बच्चों, फिर आपके मन में सवाल होगा कि नदीम को किस देश की नागरिकता मिल सकती है और क्यों? तो बच्चों, भारत जो नदीम है, उसको अमेरिका की भी नागरिकता मिल सकती है और भारत की भी नागरिकता मिल सकती है। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता जो है वो कहाँ के हैं, भारत के हैं, लेकिन उसका जन्म जो है वो अमेरिका में होने के कारण अगर वह वहाँ रहे तो उसको अमेरिका की नागरिकता मिलेगी और भारत की जो नागरिकता उसे खोनी पड़ेगी। नदीम के नागरिकत्व प्राप्त करने में कौन सा तरीका उपयोगी है? तो बच्चों, कौन सा तरीका? तो जैसे कि मैंने आपको बताया
कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने के दो तरीके हैं, एक तो जन्म से ही, दूसरा कानून की मदद से। तो नदीम को जो है वो नागरिकता प्राप्त करने के लिए वो दोनों तरीक़ों से नागरिकता प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसे किसी एक देश की ही नागरिकता मिलेगी। ठीक है ना। अपने माता पिता के जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करना स्वाभाविक है। दूसरा तरीका कानून की मदद से नागरिकता प्राप्त करना है। भारत में रहने वाले विदेशी बहुत लंबे समय तक निवास के आधार पर आवेदन करके भारत का नागरिकत्व प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। अब वो शर्तें कौन कौन सी हैं? तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए जब आवेदक या आवेदन करेगा तब उसे अपने राष्ट्र या देश की नागरिकता जो है वो छोड़नी पड़ेगी। भारत में 5 वर्ष से ज़्यादा समय से वह रह रहा हो। भारत में हमेशा रहने का उसका इरादा पक्का होना चाहिए। इसके उपरांत यदि कोई परदेशी स्त्री या पुरुष भारत के नागरिक से शादी करे तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। फिर इधर जो दो ये क्वेश्चन है बच्चों, ये पूछाए जाते हैं परीक्षा में। ठीक है। बॉथम का जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था। ईस्वी सन 2002 से वे भारत में रह रहे थे। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए उन्होंने 2009 में अर्जी की थी। तो इस परिस्थिति में क्या उन्हें भारत की नागरिकता मिल सकती है या नहीं, तो क्यों? तो बच्चों यहाँ पर देखो 2002 से 2009 तक जो है बॉथम का जन्म भले न्यूयॉर्क में हुआ, उसको जो है वो जो है भारत में कब से रह रहा है? 2002 से तो 2009 के बीच में, मतलब 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 7 साल से जो है वो भारत में रह रहा है। तो भारत के नीति नियमों के अनुसार क्या है, भारत में यदि 5 वर्ष से ज़्यादा समय से कोई रह रहा हो तो उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो बच्चों यहाँ पे जो है बॉथम को नागरिकता भारत की मिल सकती है। अब कनाडा की ल्यूसी ने गुजरात के एक प्रोफेसर के साथ शादी की है, तो क्या उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है? क्यों? तो बच्चों हाँ, क्योंकि हमने जैसे कि ऊपर पढ़ा कि यदि कोई परदेशी स्त्री या पुरुष भारत के नागरिक के साथ शादी करे तो वह भारत के नागरिक बन सकते हैं। कई परिस्थितियों में भारत का नागरिक अपना नागरिकत्व खो देता है। यदि कोई भारतीय देशद्रोह के गंभीर जुर्म करता है तो उसे भारत का नागरिकत्व खोना पड़ता है। रिजल ने अपने दादाजी, आपके द्वारा मुझे नागरिक और नागरिकता के बारे में रोचक जानकारी मिली है, इस बारे में मैं अपने दोस्तों से बताऊंगी। ठीक है। तो यहाँ पे ये पाठ बच्चों पूरा होता है।